अरे यार चीकू, तुम्हें पता है मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास तो एक रिमोट कंट्रोल कार भी नहीं है। अरे यार मोटूलाल, तुम रिमोट कंट्रोल कार की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरे पास तो कोई भी टॉय नहीं है। अरे दोस्तों, तुम टॉयज की बात कर रहे हो, मेरे घर पर तो खाना भी बड़ा मुश्किल से बन पाता है। हम लोग बहुत गरीब हैं। अरे दोस्तों, तुम्हें ये नहीं पता मैं इतना गरीब हूँ कि स्कूल से जाने के बाद मैं पत्तों से बनी हुई ड्रेस पहनता हूँ। अरे मोटूलाल, ये तो तुमने फेंकने की लिमिट ही क्रॉस कर दी। तुम पत्तों से बनी हुई ड्रेस इसलिए पहनते हो क्योंकि तुम्हारी साइज के कपड़े मिलते ही नहीं होंगे। तुम गरीब गरीब कुछ नहीं हो, इतने मोटे हो गए हो खा खा कर। अरे यार चीकू, ये तो बड़ी सीक्रेट बात थी। तुम्हें किसने बताया ये राज? लेकिन यार फिर हम में से गरीब कौन है और गरीब कौन कहलाया जाएगा? यार इस सवाल का जवाब हमें कहाँ पर मिलेगा? अरे चीकू और मोटूलाल, तुम्हारे मन्नू भैया के पास चलते हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। उन्हीं से पूछते हैं कि असल में हम तीनों में से गरीब कौन है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्पेशली बच्चा पार्टी। तुम लोग सुनो, गरीब कौन है ये तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम में से, लेकिन ये जानने के लिए तुम्हें क्लास 9th का पॉवर्टी एस चैलेंज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। किस तरीके से पता चलता है कि गरीब कौन है ये तुम जान जाओगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार गरीब कौन है। देखो, गरीब वो पर्सन है जो कि मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज अपनी पूरी नहीं कर पा रहा। अब मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहा, रहने की जगह अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये कुछ 3 ज़रूरत की चीज़ें हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई कंप्लीटली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या फिर इन चीज़ों के अंदर कुछ कमी हो रही है किसी की लाइफ के अंदर, तो आप समझ लो ही इज़ गोइंग थ्रू पॉवर्टी। गरीबी से वो गुजर रहा है। पॉवर्टी इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग हर 5th इंडियन जो है वो गरीब है। लेटेस्ट डाटा ऑफ वर्ल्ड बैंक ये बताता है कि जो इंडिया है वहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं पूरी दुनिया के अंदर से। हाउएवर, लेटेस्ट रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि इंडिया जो है वो अब एक ऐसा देश नहीं रहा जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, बल्कि अब नाइजीरिया एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पर सबसे गरीब लोग देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो रहने की कंडीशंस है यहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जून 27, 2018 के अंदर ये बात क्लियर करी गई है। 2 मेजर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, 2 टाइप की गरीबियत होती है। अब सर 2 टाइप के गरीब कैसे होते हैं? एक होते हैं अर्बन पॉवर्टी के लोग, मतलब कि शहरी गरीब। इसका मतलब क्या हो गया? वो लोग जो कि शहर के अंदर रहते हैं और वो गरीब हैं। जैसे फिजिकल एसेट्स हो गए, उनके पास नहीं है, और जनरली ये लोग स्लम्स यानी कि झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिक्शा पुलर्स, मतलब जो रिक्शा चलाते हैं, कॉबलर्स, हॉकर्स, आपने रास्ते में देखा होगा बोलता है कि कुकर ले लो, ये सारी चीज़ें करते हैं। रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले, डेली वेज लेबर्स, आपने देखा होगा जो लेबर होती है, मजदूर होता है एक तरीके से, ये वो लोग हो गए। तो ये कौन है? ये है अर्बन पॉवर्टी। ये अर्बन पॉवर्टी के अंदर आते हैं, शहरी गरीब लोग हैं। फिर बात करते हैं रूरल पॉवर्टी की, मतलब ग्रामीणी गरीब, मतलब गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं वो किस तरीके के गरीब होते हैं। तो शहर के अंदर आपने देखा किस टाइप के गरीब लोग होते हैं, और गांव के अंदर कैसे होते हैं? वो लोग जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, उन्हें गाँव में गरीब कंसिडर करा जाता है, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है। जैसे कि लैंडलेस फार्मर्स को क्या कंसीडर करा जाता है? गरीब। गांव के अंदर जिनके पास ज़मीन नहीं है वो गरीब हो गया। एग्रीकल्चरल लेबर हो गई, ऐसा कोई पर्सन जो कि लेबर बन के काम कर रहा है खेतों के अंदर लेकिन उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, उसे भी गरीब कंसीडर करा जाता है। स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं उन्हें भी गरीब कंसीडर करा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि अर्बन पॉवर्टी क्या है। यहाँ पर जनरली जो लोग हैं उनके पास फिजिकल एसेट्स नहीं होते और झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। और रूरल पॉवर्टी क्या है? यहाँ के जो लोग हैं इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होता, खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं होती, इसलिए इन्हें गाँव के अंदर गरीब कहा जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है।
बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज़ मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज़ नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स। अब ये सोशल साइंटिस्ट कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि स्टडी करते हैं डिटेल में अबाउट पॉवर्टी, गरीबी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इन्हें एक चीज़ क्लियरली पता चली कि जो गरीबी है यानी कि पॉवर्टी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, टू द लेवल ऑफ इनकम। आप कितना पैसा कमाते हैं और कितनी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है। सब बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी खासी सैलरी है। लेकिन आप 1 लाख रुपीज़ की जो सैलरी है उससे हर महीने जैसे आपकी सैलरी आती है गैजेट खरीद लेते हो। कभी कंप्यूटर ले लिया, कभी फ़ोन ले लिया, कभी लैपटॉप ले लिया, फिर कुछ और नई चीज़ ले ली। तो आप हर महीने 1 लाख रुपए का कुछ ना कुछ नया आइटम लेते रहते हो। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो तो अच्छी है, लेकिन आपका कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से आप वो पूरे पैसे खर्च कर देते हो, कंज्यूम कर लेते हो पूरी अपनी सैलरी, खर्च कर देते हो पूरी सैलरी, जिसकी वजह से आपके पास कुछ भी नहीं बचता पूरे महीने के लिए। तो फिर आपको पूरे महीने एक तो भूखा रहना पड़ता है और आपके पास पैसा ना होने की वजह से आप कहीं पर घर वगैरह भी नहीं ले पाते हो। तो पॉवर्टी आपने देखा कैसे लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा भी पॉवर्टी और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, जैसे कि इलिटरेसी लेवल, कितना पढ़ा लिखा पर्सन है। अगर कोई अनपढ़ गवार है तो कंपैरेटिवली देखा गया है कि वो गरीब होता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े कम गरीब होते हैं। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, कुछ खाने पीने के पोषक तत्वों की कमी हो जाना। तो यहाँ पर अगर आप गरीब हैं तो आप जनरली आपने देखा होगा कि खाना पीना अच्छा नहीं खा पाओगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर आप गरीब हैं तो अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज को भी आप नहीं ले सकते। अब इसकी वजह से आपकी तबीयत और ख़राब होती जाएगी, और शायद आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि आप अपनी जॉब पे भी ना जा पाओ। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि पॉवर्टी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। कुछ लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही, इस वजह से वो लोग सिर्फ गरीब हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। कुछ लोगों को तो साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता, इसी वजह से वो गरीब रह जाते हैं। सैनिटाइजेशन नहीं मिलता प्रॉपर्ली, इसकी वजह से गरीब रह जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि पॉवर्टी के लिए वर्क करते हैं। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। आखिरकार हमारे इंडिया के अंदर पॉवर्टी क्यों हो? देखो, एक तो सबसे बड़ा कॉज है वो है ब्रिटिश एरा का। जो भी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी हमारे देश के लिए कि अभी तक हमें वो भुगतनी पड़ रही हैं। तो जो गरीब होने का हमारे देश का कारण है वो मेन तो यही है, जो ब्रिटिशर्स थे। नेक्स्ट, लो इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 1980s तक ये देखा गया कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो थी इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो इसकी वजह से भी देश में बहुत सारे लोग गरीब रह गए। पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती गई, जॉब नहीं थी और पैसा भी देश के अंदर सब लोग कम कमा रहे थे। तो क्या होगा? ऑब्वियसली गरीब लोग ज़्यादा होने लग जाएंगे। लिमिटेड सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये है सारे देश फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे थे और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे थे फॉर फार्मिंग। फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड से फार्मिंग थोड़ा फास्ट होती है। मान लो कोई क्रॉप 1 ईयर में ग्रो करती है तो वो सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर ग्रो कर जाती है बाय यूजिंग फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। लेकिन
यहाँ पर हमारी कंट्री इंडिया के अंदर जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी क्रॉप्स को ग्रो करने वाला जो रिवॉल्यूशन था, ये बहुत स्लोली हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग कम पैसे कमा पा रहे थे, जबकि और देश फटाफट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, उन्हें सेल कर रहे थे और बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की वजह से भी हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी देखी जाती है। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि जो रिच लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन पाते हैं और जो पुअर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, महंगी महंगी क्लासेस। तभी तो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, बहुत सारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं पॉवर्टी के लिए, इनके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। सोशल एक्सक्लूजन, तो क्या कभी आपने ऐसा सीन देखा है कि बहुत सारे स्लम्स हैं और पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इन बिल्डिंग्स के अंदर कौन लोग रहते होंगे? सोचो, वो लोग जो कि पैसे वाले हैं। और इन स्लम्स के अंदर कौन लोग रहते होंगे? वो लोग जो कि गरीब हैं। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादातर पुअर लोगों के साथ ही रहते हैं, पुअर सराउंडिंग में रहते हैं विद पुअर पीपल। तो यहाँ पर पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल। सो इसको बोलते हैं हम लोग सोशल एक्सक्लूशन। वनरेबिलिटी, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि कुछ आने वाले सालों तक गरीब रहने वाली हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग वनरेबिलिटी। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। अब जैसा कि मोटूलाल और चीकू का क्वेश्चन था कि भैया गरीब कौन है, गरीब हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन है? अगर हम लोग मुकेश अंबानी से किसी को भी कंपेयर करने वाले हैं, अंबानी जी से, तो ऑब्वियसली वो गरीब ही लगेगा इनके सामने, तो ज़्यादातर लोग। तो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के अंदर अगर आप देखो कि अगर आप किसी ऐसे रिच पर्सन से अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप पुअर हो, बट क्या आप रियलिटी में पुअर हो, ये कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये क्या होती है? पॉवर्टी लाइन जनरली क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि कोई भी पर्सन जो कि कंज्यूम कर रहा है बिलो दिस लाइन, उसको बोला जाता है पुअर। अच्छा, कंज्यूम करने का मतलब, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि खाना, एक गवर्नमेंट ने एक अमाउंट सेट करा हुआ है कि आपको खाना इतना खाना है एक दिन के अंदर, और वो पर्सन उतना खाना नहीं खा पा रहा तो उसको पुअर कंसिडर करा जाएगा। एक पर्सन है जो कि अपनी हेल्थ केयर पे या फिर अपने एजुकेशन पे इतना खर्च कर रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हाँ ठीक है ये गरीब नहीं है, लेकिन अगर वो उससे कम खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब है। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग क्या डिसाइड कर पाते हैं कि कोई गरीब है या फिर नहीं है, और जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उन्हें गरीब माना जाता है। अच्छा, अमेरिका के अंदर पॉवर्टी लाइन कैसे वर्क करती है? तो यहाँ पर चीकू के पास अगर एक कार है तो अमेरिका में माना जाता है कि ये पुअर नहीं है। अगर किसी के पास अमेरिका के अंदर कार नहीं है तो ये माना जाता है कि वो पर्सन पुअर है। जैसे मोटूलाल के पास कार नहीं थी तो यहाँ पर इसे गरीब माना जाता था। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में कार ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ रिच लोग यानी कि पैसे वाले लोगों के पास होती है। मिडिल क्लास लोगों के पास या तो बाइक होती है या फिर साइकिल होती है, और जो लोग बहुत गरीब होते हैं उनके पास ना ही बाइक होती है, ना ही साइकिल होती है, ना ही कार होती है। तो इंडिया का आप देख सकते हो कि इंडिया की कंडीशन कैसी है और अमेरिका की कंडीशन कैसी है। अमेरिका इतना अमीर देश है तो वहाँ पर कैसे कंपेयर करा जाता है अमीर और गरीब को, और इंडिया में अमीर और गरीब को कैसे कंपेयर करा जाता है। अच्छा, पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन आता है? पुअर किसे बोला जाता है? और ये क्या है जो आपने सर यहाँ पर ये लिख दिया था कि अ पर्सन एनीबडी हु कंज्यूम्स बिलो दिस इज पुअर। इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी कंज्यूम करता है वो क्या है? पुअर है। अब क्या कंज्यूम करता है? अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। एक गवर्नमेंट ने मिनिमम लेवल सेट करा हुआ है कि कम से कम इतना लेवल गवर्नमेंट ने सेट करा हुआ है, अगर इस लेवल के नीचे कोई भी जाता है तो उसे पुअर माना जाता है। तो यही हमारी पॉवर्टी लाइन का लेवल है, इसे ही हम लोग पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। देखो, हमारी कार को चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फ्यूल की।
ऐसे ही हमारे जो फूड होता है हम लोग इसे खाते हैं, क्यों खाते हैं? जिससे हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। अच्छा, बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए तो फूड के अंदर क्या होता है? फूड के अंदर होती हैं कैलोरीज। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है इसके अंदर क्या डिसाइड करा जाता है कि अगर कोई रूरल एरिया के अंदर रह रहा है, कोई गांव के अंदर रह रहा है और 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है एक दिन के अंदर, या फिर 2400 कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो वो पुअर नहीं है। अगर 2400 कैलोरीज से कम वो कंज्यूम कर रहा है तो मतलब कि वो पुअर है। अच्छा, अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज़ के अंदर ये माना जाता है कि अगर कोई 2100 कैलोरीज से ज़्यादा खा रहा है या फिर 2100 कैलोरीज के अराउंड फूड खा रहा है तो मतलब कि वो क्या है? ही इज़ नॉट पुअर, गरीब नहीं है वो। और 2100 कैलोरीज से कोई कम खा रहा है तो वो क्या होगा? उसे गरीब माना जाएगा। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा आप बड़े होकर डिटेल में सीखोगे कैलोरीज वाली कैसे कैलकुलेशन होती है। दूसरा तरीका है पॉवर्टी लाइन के बिलो डिसाइड करने का कि कोई गरीब है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अगर कोई रूरल एरिया के अंदर 816 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर लेता है तो हम लोग ये मानते हैं कि वो गरीब नहीं है। सिर्फ 816 रुपीज़ अगर कोई कमा रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाता। और 816 रुपीज़ से अगर कोई ज़्यादा कमा रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाता। अगर आप 816 से कम कमा रहे हो तभी आपको गरीब माना जाएगा। अर्बन एरिया यानी कि सिटीज़ के अंदर अगर कोई 1000 रुपीज़ कमा रहा है या फिर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा कमा रहा है तो आपको गरीब नहीं माना जाएगा। पर मंथ की बात हो रही है, ये पर डे की बात नहीं हो रही। और अगर कोई 1000 रुपीज़ से कम कमा रहा है पर मंथ तभी उसे गरीब माना जाएगा इन अर्बन एरिया यानी कि सिटी वाले एरिया के अंदर। तो आप देख सकते हो ये जो फिगर्स हैं कितने सरप्राइजिंग हैं। आप सोचो 800 रुपीज़ में तो क्या ही आता होगा। 10 चॉकलेट्स, मैं तो 800 रुपीज़ में कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ कि सिर्फ 10 चॉकलेट्स आ पाएंगी मुश्किल से। तो यार देखो यहाँ पर कैसे डिसाइड करा जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जबकि हमारी कंट्री के अंदर कुछ क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इससे भी कम, मतलब 1000 रुपीज़ पर मंथ से भी कम या फिर 816 रुपीज़ पर मंथ से भी कम कमा रहे हैं। तो कितनी दुख की बात है। वनरेबल ग्रुप्स, अब वनरेबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं वो वाले ग्रुप्स जो कि बहुत समय तक गरीब रहने वाले हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के अंदर कौन आ जाते हैं? जो कि लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं, जनरली दलित्स। दलित लोग क्या हैं? दलित लोग जैसे कि जो क्लीनिंग का काम करते हैं, ये सारे लोग को दलित माना जाता था पहले ज़माने में। तो वो जो दलित लोग थे उन लोगों को अभी भी ओप्रेस करके रखा जाता है कि तू तो साफ़ सफाई करने वाला है, तुझे क्यों ज़्यादा पैसे दे, हम तो कम पैसे देंगे। इस वजह से वो बेचारे गरीब ही रहते हैं, उनको लोग कम ही पैसे देते हैं उनके काम के लिए। एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स हैं, जो एग्रीकल्चर के अंदर लेबर का काम करते हैं, वो भी बहुत कम कमाते हैं। जो कैजुअल लेबर हैं, मज़दूर हैं जो कैजुअली घर वगैरह बनाते हैं, वो भी बहुत कम कमाते हैं। और आने वाले टाइम में भी यही माना जा रहा है कि वो गरीब ही रहेंगे। शेड्यूल ट्राइब्स, जनरली आदिवासी टाइप जो लोग हो गए, ये लोग आते हैं इसमें। तो ये लोग भी जनरली आगे आने वाले टाइम में गरीब ही रहेंगे। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर लोग अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट के अंदर सेम अमाउंट ऑफ पुअर पीपल हैं। अगर हम बिहार और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर सबसे गरीब लोग रहते हैं, पुअरेस्ट स्टेट हैं ये इंडिया की। और अगर हम लोग बात करें कि पंजाब और हरियाणा कहाँ पर आते हैं, तो पंजाब और हरियाणा देखा गया है कि पहले तो बहुत गरीब थे, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ से गरीबी ख़त्म होती जा रही है। लेकिन क्यों? ड्यू टू हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करके पैसे कमा रहे हैं और अमीर बनते जा रहे हैं। अच्छा, केरल है उसकी कुछ ना अलग ही अप्रोच है। केरल के अंदर क्या करा जा रहा है? केरल के अंदर केरल की जो गवर्नमेंट है वो लोगों को पढ़ा लिखा रही है। सर, पढ़ाने लिखाने से क्या होगा? लोगों के पास जॉब्स आएंगी अच्छी अच्छी। जब जॉब्स अच्छी अच्छी आएंगी तो वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो इससे भी गरीबी वो ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल यूनिक चीज़ कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप चेक करोगे केरला के अंदर बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेंगी। अच्छा, साउथ इंडिया साइड में ही क्यों हैं ये IT कंपनीज?
इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर देखोगे तो लैंड रिफॉर्म करने की वजह से यहाँ पर क्या होती जा रही है, धीरे धीरे करके पॉवर्टी खत्म होती जा रही है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हो रहा है, मतलब गरीब लोगों के अंदर खाने पीने की चीज़ें बांटी जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ के लोगों के पास अब फ्री में खाने की चीज़ें आ गई, तो वो अपने पैसे को कहीं और अच्छी जगह पर खर्च कर सकते हैं, जैसे कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑफ ग्रेन करके लोगों की गरीबी खत्म कर रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टिमेट करती है कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं। नॉर्मली हर 5 साल में ये ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को चेक करती है, सैंपल सर्वेस कंडक्ट करके, मतलब अलग अलग जगह जांच कर सर्वे करके। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अभी हमने इंडिया की बात करी, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर गरीबी का क्या हाल चल रहा है, पॉवर्टी का क्या हाल चल रहा है। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में कोई भी पर्सन जो कि लेस देन 1.90 US$ पर डे अर्न कर रहा है वो क्या है, वो पुअर है। अब 1.90 US$ कितने हुए, लगभग अभी $1 मान लो 75 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, तो 1.90 US$ हो गए आपके लगभग 150 रुपीज़ के अराउंड हो गए। 150 नहीं 140 बोल सकते हो आप, 140 रुपीज़ के अराउंड हो गए। तो अगर कोई पर्सन 140 रुपीज़ के अराउंड कमा रहा है तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन वो पर्सन क्या है, वो पर्सन गरीब है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट इन 2013, 10.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन lived on less than 1.9 US$ a day। 10% ऐसे लोग थे पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों ने 1.9 US$ से भी कम पैसे कमाए। The Sustainable Development Goal SDG of the United Nations calls for ending the extreme poverty, जो बहुत ज़्यादा गरीबी है कुछ देशों के अंदर, मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी है कि खाना भी नहीं खा पा रहे हैं लोग। इस चीज़ को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशंस का, उसने डिसाइड करा है कि हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे बाय 2030। तो 2030 तक ये चीज़ बिल्कुल जो खतरनाक वाली गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। देखो, एक तो हम लोग अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा दें या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएँ जिससे कि पॉवर्टी ख़त्म हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक बार डिटेल में इसे समझते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई भी देश ज़्यादा पैसा कमाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम यही बोल सकते हैं कि कोई भी देश ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो मतलब वहाँ पर पॉवर्टी यानी कि गरीबी खत्म होने लगेगी। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इससे बहुत सारी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं जिससे कि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे कि IIT, एम्स। और वहीं पे बात करें हम पाकिस्तान की, पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पर आज़ाद हुए, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे कॉलेज नहीं हैं जितने अच्छे कॉलेज इंडिया में हैं। अब इंडिया ने क्या करा, लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट करवाया, मतलब लोगों को अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी, तो लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी और फिर बहुत ज़्यादा पैसे लोग कमाने लगे। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल का CEO कौन है? इंडियन है, जो कि इंडिया के ही एक कॉलेज से पढ़ा है जिनका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और सुंदर पिचाई हैं वो। तो इस तरीके से जब कहीं पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पैसा एक देश के पास आने लगता है, तो वो क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर और ज़्यादा वो देश पैसा कमाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने गरीब लोग हैं वो एडवांटेज ले सकें इस इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो गरीब लोग ज़्यादातर इस चीज़ का एडवांटेज ले सकें, ये पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ जो है, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। सर इसका मतलब क्या है? देखो, जब देश के अंदर लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स भी ज़्यादा आएगा। जब टैक्स ज़्यादा आएगा तो गवर्नमेंट क्या कर पाएगी? पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स चला पाएगी, गरीबी को ख़त्म करने वाले प्रोग्राम्स चला पाएगी। तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी हेल्प करता है? हमारी गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट फिर किसकी हेल्प कर पाती है? गवर्नमेंट हेल्प कर पाती है पॉवर्टी रिडक्शन में। अब बात करते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिससे कि पॉवर्टी को ख़त्म करा जा सके, गरीबी को ख़त्म करा जा सके। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा के नाम से आपने बहुत बार सुना होगा। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो रूरल हाउस होल्ड के लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि तुम्हें मिनिमम 100 डेज के लिए हम लोग काम देंगे, मतलब कि 100 डेज के लिए तुम्हारा काम पक्का। और यहाँ पर जो जॉब्स होती हैं 1/3 जॉब्स वुमेन को भी दी जाती हैं, जिससे औरतें भी कमा सकें, उनको भी कमाने का मौका मिले। इफ़ द एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, मान लो आपने अप्लाई करा मनरेगा के अंदर जॉब के लिए और आपको विदिन 15 डेज जॉब नहीं मिलती, तो आपको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि डेली आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पैसा देगी। वेजेस एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट, और आपको वेजेस जो मिलेंगे, यहाँ पर जो तनख्वाह मिलेगी, यहाँ पर अगर आप काम करते हो मनरेगा में तो एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट मिलेंगी, मतलब कम से कम कितना पैसा आपको मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। 1993 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। अब इसका एम था, इस योजना का, मतलब कि ये जो प्लान था, पूरा प्रोग्राम था, इसका क्या एम था? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। क्या कर सके? जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब जिनके पास जॉब नहीं है, वो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, मतलब खुद से ही अपनी जॉब के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो यहाँ पर इस टाइप से PMRY, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, का स्टार्ट हुआ। हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अब पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं आगे। जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम लोग 2030 तक ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव अप्रोच चाहिए होगी हमारी कंट्री के लिए कि हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर पाएँ। तो यहाँ पर पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। दो वी हैव बीन एबल टू मेंटेन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, पिछले 20 साल से ये देखने को मिला है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब हम लोग बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस चीज़ में, पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा, मतलब लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पर एंटी पॉवर्टी स्कीम्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर रही हैं। जो इफ़ेक्टिवली हमें इन्हें और काम करवाना है तो हमें और न्यू अप्रोचेस लानी पड़ेंगी। तो कुछ अप्रोचेस जैसे कि जन धन योजना, आधार, मोबाइल, ये सारी ऐसी अप्रोचेस हैं, ये 3 ऐसी स्कीम्स हैं जिनके यूज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की रीच को इंक्रीज कर सकते हैं टू द वनरेबल सेक्शन। अब वनरेबल सेक्शन कौन? जो लोग गरीब रहने वाले हैं आने वाले और कुछ सालों में। तो अगर हम उन तक ये जनधन योजना, आधार, मोबाइल, ये सारी चीज़ें पहुंचा देंगे तो वो लोग क्या कर पाएंगे, वो लोग गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर पाएंगे और गवर्नमेंट उन्हें सिखा पाएगी कि तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और तुम्हें गरीब रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो लीकेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो भी कट हो जाएंगे। देखो, एक आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। अगर गवर्नमेंट किसी गरीब इंसान को कंपनसेशन में 1000 रुपीज़ देती है तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट ने दिए, बीच में कोई पर्सन है, बीच में कोई मिनिस्टर है जिसको उन गरीब लोगों को पैसा देना है। अब वो क्या करता था कि 1000 में से खुद रख लिए 800 रुपीज़ और गरीब लोगों को सिर्फ 200 रुपीज़ दे दिए और बोल दिया ये लो, ये तुम्हें गवर्नमेंट ने दिए हैं। और वो गरीब लोग जो होते थे उन्हें ज़्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो उनसे साइन करा लिया कि देखो तुम्हें 1000 रुपीज़ मिले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से उनका फ़ायदा उठाया जा रहा था। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे,
जनधन योजना, आधार और मोबाइल, इन सब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों का यूज़ करेंगे तो जो गरीब लोग हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट के अंदर ये जो सब्सिडीज़ हैं, मतलब जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है पैसा गरीब लोगों के लिए, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा सकता है, जिससे कि लीकेजेस, मतलब बीच में जो ये नेता वेता लोग होते हैं, नेता लोग सारे ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, तो ये जो कुछ कुछ नेता लोग हैं जो कि गरीबों का पैसा खा जाते हैं, गरीबों का पैसा बीच में रख लेते हैं, वो लोग एलिमिनेट हो सकें और डायरेक्टली पैसा गरीबों के पास जा सके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको डिस्क्राइब करना है कि एक पॉवर्टी लाइन जो है वो इंडिया में कैसे एस्टिमेट करी जाती है। हमने देखा था कि कैसे एस्टिमेट करी जाती है, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर ज़रूर करना, लेकिन हमें पता है कि कैसे करी जाती है, ऑन बेसिस ऑफ इनकम, ऑन बेसिस ऑफ कैलोरीज। तो चलिए यहीं पर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही अगर आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, आपको सैम्पल पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनना है। सर ज़रूर क्यों बनना है, क्या फ़ायदा है ज़रूर बनने का, चैप्टर तो समझ लिया हमने। देखो, एक तो आपको नोट्स मिलेंगे और सैम्पल पेपर मिलेंगे, ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है और आप इन 5 क्वेश्चंस को पढ़कर ही गैस कर सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ऐसे आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सैम्पल पेपर में जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जिन्हें आपने सॉल्व कर लिया तो सोचो कि पेपर आपका 100% अच्छा होने वाला है पॉवर्टी एस चैलेंज। फिर बात करते हैं कि सर क्या सिर्फ हमें एसएसटी के ही मिलेंगे? नहीं, आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे इंग्लिश के भी और साइंस के भी। तो यहाँ पर आप मेंबर ज़रूर बने, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और शाउट आउट भी आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया, इसका आंसर ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो मनुष्य ज्ञान लेते रहो।